हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग एक टॉपिक देखते हैं। जो सब्जेक्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, जो सेमेस्टर 6 में है हमारा इलेक्ट्रिकल का। उसमें एक टॉपिक आता है जो हमारा ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर का। उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कैपेसिटिव और इंडक्टिव टाइप के जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, प्लस एक रजिस्टिव जो होता है उसका भी। रजिस्टिव में मैंने दो टाइप के हम एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में दिया था। जो रेजिस्टेंस चेंज में देखा जाता है, मैकेनिकली हम रेजिस्टेंस में चेंज देखे थे और उसका रजिस्टिविटी में चेंज करके देखे थे कि कैसे उसके थ्रू हम एक ट्रांसड्यूसर डिजाइन करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं रजिस्टिव में टेम्परेचर बेस्ड, मतलब टेम्परेचर के बदलने से कैसे किसी रजिस्टेंस में वैल्यू चेंज हो जाती है, उस चीज को देखेंगे। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं जो कि R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम रेजिस्टेंस जो पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पर हम लोगों को उसका वैल्यू क्या होगा, उसका हम किसी मटेरियल की पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टेंस क्या होता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर मेजरमेंट लेते हैं, उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि टेम्परेचर बेस्ड किसी रेजिस्टेंस में किस तरीके से चेंजेस आता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर हम देख पा रहे हैं कि तो ये R कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, मतलब टाइम अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा हो तो हमारे रेजिस्टिव मटेरियल में उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ये हमने मैक्सिमम मटेरियल्स में इसी प्रॉपर्टी देखी गई है। वैसे ही कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हमारे पास यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है जिसके थ्रू कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ने से हमारे उसके अंदर मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से दो रिलेशन हमको यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं कि यदि हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ रहा हो, इसका एक नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा गया है और इसको कहा जाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस तरीके से हम इसको दो नाम से जानते हैं। टेम्परेचर बेस्ड अगर हम किसी रजिस्टिव मटेरियल की स्टडी करते हैं तो हम ये इस तरीके से समझते हैं कि अगर टेम्परेचर के साथ हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस टाइप के जो मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं उस मटेरियल को पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला मटेरियल कहा जाएगा। अगर टेम्परेचर के साथ उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ तो हमारा उसको बोला जाएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये दो तरीके से हम इसको जानते हैं। अगर इसको ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको देखेंगे। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव कोफिशिएंट है तो हमारा जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा इसका ग्राफ बनता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव कोफिशिएंट का ग्राफ बनाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ जो इंक्लाइन जो नेगेटिव ग्राफ बनता है उस हिसाब से हम इसको समझ पाते हैं ग्राफ का कि ये हमारा नीचे वाला जो होगा टेम्परेचर होगा और ये रेजिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम में। तो वैसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारे रेजिस्टेंस के दोनों के बीच का रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ हमारा पॉजिटिव कोफिशिएंट में लिनियरली अप डायरेक्शन में होता है और इसका लिनियरली डाउन डायरेक्शन में होता है। कुछ हमारे कोफिशिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा ग्राफ कर्वेचर फॉर्म में भी हो सकता है। कुछ इस तरीके से ये हमारा पॉजिटिव कोफिशिएंट हो सकता है और वैसे ही नेगेटिव कोफिशिएंट के लिए ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से हमारा कर्व के फॉर्म में भी हमारा कर्व डिजाइन हो सकता है। तो इस तरीके से नेगेटिव कोफिशिएंट। चलिए आइए आगे देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस का हम नेगेटिव और पॉजिटिव कोफिशिएंट के नाम से हम जानते हैं। इसके जिससे जो बनने वाले जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उसके अलग अलग नाम होते हैं। उसको मैं तब बताऊंगा जब हम रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बेस्ड अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो उस समय कौन कौन से ट्रांसड्यूसर हमारे पास अवेलेबल है, उसको कोफिशिएंट्स के रिफरेंस में मैं उसके नाम के साथ एक्सप्लेन करूँगा। आगे चल देखते हैं हम यहाँ पर कैपेसिटिव टाइप का ट्रांसड्यूसर कैसा होता है और वो
किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो कैपेसिटिव टाइप के ट्रांसड्यूसर के किस तरीके से काम करेंगे उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है उसे देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं C इज इक्वल टू एक्सप्लॉन इफेक्टिव, मतलब एक्सप्लॉन जो हमारे पास इफेक्टिव जो होगा, जैसे कि एयर और किसी अनदर मीडियम के बीच का गैप को अगर हम दो प्लेट के बीच का मीडियम को अगर हम लोग एक साथ ले रहे हैं तो इफेक्टिव जो हमारा होता है उस चीज को एक्सप्लॉन को हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो एक्सप्लॉन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एरिया डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर ट्रांसड्यूसर डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस C जो होता है, क्योंकि एक्सप्लॉन का हमारा कोएफिशिएंट जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया और उनके दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको कम ज़्यादा करके हम यहाँ पर कैपेसिटेंस को वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हम फॉर्मूले के आधार पर लिख सकते हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो यहाँ पर A और D क्या चीज़ है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर जो प्लेट होती है, जो प्लेट होती है हमारी कैपेसिटिव की, दो प्लेट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस को बोला जाता है D, जो कैपिटल D मैंने लिखा हुआ है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि दो प्लेट के बीच की दूरियों को D से एक्सप्लेन करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको A से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और जितना दोनों D मतलब दो प्लेट के बीच की दूरियां जितनी कम होंगी उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ये होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस बेसिस पे हम कैसे एक ट्रांसड्यूसर को डिजाइन करेंगे उस चीज को देखते हैं। तो पहला टाइप का हम देख लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइप से अगर हम बनाना चाह रहे हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर बनाना चाह रहे हैं, तो हमारा किस टाइप का ट्रांसड्यूसर डिजाइन होगा, उसको किस तरीके से चेंज किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम एरिया को चेंज करते हैं तो एरिया कैसे चेंज किया जाएगा। तो हमको एक चीज मालूम होना चाहिए, अगर हमारा एक प्लेट है इस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, तो इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी को हम D मानते हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को A मानते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और A दोनों के बीच की दूरियों को D माने, हम यहाँ पर D को कांस्टेंट करेंगे। जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो उस समय D की वैल्यू जो होगी कांस्टेंट होगी, हमारा कांस्टेंट, उसको हम वेरी नहीं करेंगे। तो D का जो डिस्टेंस है दोनों के प्लेट के बीच की दूरी, उसको हमको चेंज नहीं करना है, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करना है। तो वो कैसे होगा, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कैपेसिटेंस के जो प्लेट होती है, जो जितना एरिया हमारा ओवरलैप होता है हम उसी को ही क्रॉस सेक्शनल एरिया ही मानते हैं। बाकी जो प्लेट अगर ओवरलैप नहीं हुए हैं, दो प्लेट एक दूसरे के बीच, तो वो एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि कैपेसिटेंस के लिए इफेक्टिव होता है उसे हम नहीं मानेंगे। तो उसको किस तरीके से मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये एक प्लेट है और दूसरा ये प्लेट है, इस तरीके से। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो इतना एरिया जो ओवरलैप हुआ है हमारा, उतना ही हमारा कैपेसिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बाकी जो एरिया जो बच गया एरिया है वो एरिया हमारा कैपेसिटेंस के लिए यूज नहीं होता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि हमारा ये जो प्लेट है, यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बन रहा है, हमारा जो ओवरलैप हुआ है वही एरिया हमारा कैपेसिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसी आधार पर हम ट्रांसड्यूसर डिजाइन करते हैं। तो मान लीजिए हम एक प्लेट को हम इस तरीके से हम इसको एक प्लेट को फिक्स कर लेंगे एक कार्डबोर्ड में कुछ इस तरीके से, और दूसरी जो प्लेट होगी, दूसरी प्लेट को हम मूवेबल रखेंगे जिसके बीच की दूरी हमारी मिनिमम होगी। मतलब दो प्लेट के बीच की दूरी जो है, ये जो दूरी है उसको D को हम कांस्टेंट रखेंगे, और इसका मूवमेंट जो है हमारा लीनियर होगा, प्लेट के ऊपर ओवरलैप होता हुआ इस तरीके से स्लाइड होता हुआ बनाया जाएगा। तो जितना भी एरिया हमारा दो प्लेट के बीच के दूरियों का बीच के एरिया जो बनेगा वही हमारा कैपेसिटेंस का काम करेगा, और जैसे ही हम उसको स्लाइड करेंगे तो हमारा ओवरलैप एरिया कम होना शुरू हो जाएगा। कम होने के कारण हमारा जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं किसी कैपेसिटर का एरिया को कम या ज़्यादा करके कैपेसिटेंस में वेरी
वेरिएशन ला सकती है। और इसका दूसरा डिज़ाइन अगर हम देखना चाहते हैं सर्कुलर के फॉर्म में, तो मान लीजिए एक प्लेट हम सर्कुलर प्लेट लेते हैं और दूसरा अनदर सर्कुलर प्लेट लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो हमारा ये भी उसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा जो नीचे वाली प्लेट है वो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसे हम मूव नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारा सर्कुलर फॉर्म है। ये जो प्लेट मान लीजिए ये प्लेट 1 है, प्लेट 1 और ये प्लेट 2 है, तो प्लेट 2 को हम फिक्स रखेंगे और प्लेट 1 को मूव करेंगे। तो प्लेट 1 को अगर हम इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं तो हमारा जो प्लेट है ये प्लेट कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ओवरलैप हो, तो इस तरीके से ट्विस्ट होगा, तो ट्विस्ट होकर ये एक तरफ आ जाएगा। तो ये इसका दूसरा अनदर केस है, अगर मान लीजिए एक प्लेट इस तरीके से हो गया और दूसरा प्लेट कुछ इस तरीके से हो गया, तो इसके ओवरलैप सेक्शन जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिससे कैपेसिटेंस जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर इस केस में हम देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है हमारा ओवरलैप एरिया है, इस ओवरलैप एरिया में ही हमारा कैपेसिटेंस डेवलप होगा और उतना ही हमारा प्लेट एरिया को कवर कर रहा है, इसलिए हमारा ये कैपेसिटेंस इतने एरिया इफेक्टिव होगा। तो इस तरीके से हम एरिया में चेंज करके कैपेसिटेंस में वेरिएशन लाते हैं। इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल डी जो हम यहाँ पर देख रहे थे, जो दो प्लेटों के बीच की दूरी है उसको कांस्टेंट रखा गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैपेसिटेंस में वेरिएशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा, अगर हम सिर्फ कैपेसिटेंस के एरिया को चेंज करते हुए हमको ये चीज़ करना है, तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस में वेरिएशन लाते हैं। तो इस तरीके से ये एरिया के डिफरेंस में हुआ। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है, जो प्लेट के बीच की दूरियां होती है उसको चेंज करते हुए हम एक ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन करेंगे, तो उसका एक डिज़ाइन मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपका ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट है, इन दोनों प्लेट की दूरियों को हमको डी जो डिस्प्लेसमेंट होता है कैपिटल डी, उसको हम कम और ज़्यादा करेंगे। तो हम एक प्लेट को किसी फिक्स्ड एरिया में फिक्स कर देंगे, दूसरी प्लेट को एक पिस्टन अरेंजमेंट के थ्रू, मान लीजिए एक पिस्टन अरेंजमेंट है हमारा, इसके थ्रू हम कम या ज़्यादा कर रहे हैं। इसके थ्रू मान लीजिए हम यहाँ पर एयर प्रेशर, जैसे एयर है, एयर प्रेशर, अगर हम इसमें एयर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये जो प्लेट के बीच की दूरी या तो प्रेशर देकर हम इंसर्ट करके हम यहाँ पर प्लेट की दूरी को डी की वैल्यू को कम कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करके प्लेट की दूरियों को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से इस फिनोमिना के आधार पर हम यहाँ पर डी जो है डी में वेरिएशन लाते हैं और डी में वेरिएशन के साथ हम कैपेसिटेंस में चेंजेस देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होता है कि जो डी होता है हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब प्लेट बहुत माइन्यूट माइक्रो लेवल में भी अगर शिफ्ट होता है तो कैपेसिटेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखता है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर कैपेसिटेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नज़र आता है। तो इस बेस प्रिंसिपल पे बहुत सारे ट्रांसड्यूसर बने हुए हैं जो कि हाईली सेंसिटिव होते हैं। तो उस चीज़ को हम जब ट्रांसड्यूसर के एप्लीकेशन या फिर उसके नाम से जब हम पर्टिकुलर फिजिकल पैरामीटर्स की कैलकुलेशन के लिए जब हम देखेंगे मेजरमेंट के लिए, उस समय कौन कौन से ट्रांसड्यूसर अवेलेबल है इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली उस समय मैं एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, एक कंडक्टिव हमारे पास माइक्रोफोन होता है जो कंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वो भी हमारा डी के रिफरेंस डी जो होता है हमारा उसमें कम और ज़्यादा के बदलाव से ही किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस केस में भी हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर एरिया को कॉन्स्टेंट रखा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लेट के ओवरलैपिंग जो एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया जो है वो कांस्टेंट है। हम इसके एरिया को कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम उसके डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम डी के रिफरेंस में चेंज कर रहे हैं और कैपेसिटेंस में चेंजेस ला रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटिव टाइप का ट्रांसड्यूसर। वैसे ही हमारे पास एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर को भी हम देख लेते हैं। तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर किस तरीके से काम करते हैं? तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में आपको पता होगा कि हमारा कोई भी कॉइल है जो कि एक कॉइल दूसरे कॉइल पर फ्लक्स के लिंक के साथ हमारा लिंक होता है, उसका लिंकेज हमारा कोर उसको हेल्प करता है कि उसके जो फ्लक्स नंबर और फ्लक्स है अनदर किसी सर्किटरी या कॉइल में हमको वहाँ तक एनर्जी को पहुँचानी है, तो फ्लक्स के मीडियम के आधार पर ही जाता है। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल आप जानते हैं, तो ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं कि
कॉइल इस तरीके से प्राइमरी कॉइल होता है और दूसरा सेकेंडरी कॉइल होता है। तो इस सेकेंडरी कॉइल को अगर हम प्राइमरी कॉइल में AC अप्लाई करते हैं तो यहाँ से फ्लक्स जनरेट होता है और इस तरीके से मूव करता है। तो फ्लक्स लिंक करता है हमारा यहाँ पर एक कॉइल से दूसरे कॉइल। तो ये जितने बार फ्लक्स चेंज होता है हमारे अनदर सर्किट में हमको यहाँ पर मिलता है। तो इसके लिए हमारा जो इंडक्टिव फ्लक्स जो होता है, इंडक्टिव म्यूचुअल इंडक्शन जो हमारा है वो फ्लक्स लिंक पर ही डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो हमारा होता है L जो होता है, जो L को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। तो फ्लक्स लिंक हम किस तरीके से करते हैं, तो फ्लक्स लिंक को लीनियर या फिर किसी पाथ में अगर हमको ट्रेवल कराना है तो हम उसके लिए कोर डिज़ाइन करते हैं। कोर हमारा फ्लक्स के लिंक को बहुत इजी वे में हमको एक पाथ के फॉर्म में हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर हम डिफरेंट टाइप के शेप एंड साइज के बनाते हैं जिसमें कोर का डिज़ाइन डिफरेंट टाइप का होता है और कोर ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फ्लक्स सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमारा इंडक्टिव टाइप का ट्रांजिस्टर होता है फ्लक्स बेस्ड, उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स मेन होता है, तो फ्लक्स को ट्रेवल करने के लिए कोर की जरूरत पड़ती है। तो हम डिफरेंट टाइप का सर्किट तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमने इसमें एक कॉइल हमने प्लेस कर दिया है, ये हमारा कोर है। तो ये कोर हो गया हमारा। अब इसमें हम यहाँ पर पावर सप्लाई देंगे AC टाइप का पावर सप्लाई देंगे। तो अभी यहाँ पर क्योंकि हमारा ये कॉइल का जो फ्लक्स है, फ्लक्स लिंक हमारा एक कोर से दूसरे कोर तभी जाएगा जब हमारा फ्लक्स सर्किट कंप्लीट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बार कोर यूज करते हैं और उसमें अंदर कोई कॉइल को हम इस तरीके से अगर प्लेस करते हैं तो यहाँ से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, इस तरीके से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो ये इस कोर के थ्रू यहाँ से ट्रेवल होना चाहिए। तो इनके बीच का जो गैप है हम इसको कम और ज़्यादा करके जो गैप जो बना है यहाँ पर स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यदि अगर मैं d की वैल्यू को कम और ज़्यादा करूँगा तो फ्लक्स लिंक ऑफ सेकेंड कॉइल, जो सेकेंडरी कॉइल है, जिस कॉइल सेकेंड कॉइल है, उस सेकेंडरी कॉइल में हमारा फ्लक्स लिंक तभी होगा जब हमारा ये d की वैल्यू बहुत कम होगी। जैसे d की वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी हमारा फ्लक्स लिंक उतना ही कम होता चला जाएगा और इसमें एनर्जी हमारी कम मिलेगी। तो इस तरीके से हम एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं जो हमारा फ्लक्स के थ्रू होता है। इस तरीके से अगर हम इसको नीचे की ओर लाएंगे तो हमारा इसमें एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा और हमको वहाँ पर ज़्यादा फ्लक्स लिंक होना शुरू होगा और हमको सेकेंडरी कॉइल में EMF भी ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल टाइप का इंडक्टिव जो एनर्जी है, जो कि EMF है, हम इस तरीके से वेरिएबल डिज़ाइन करते हैं इंडक्टिव ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। एक और दूसरा डिज़ाइन किया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है इस तरीके से, और मान लीजिए ये हॉलो पाइप है जिसके अंदर एक कोर को प्लेस किया गया है। इस तरीके से कोर को प्लेस किया गया और इसके ऊपर सेकेंडरी कॉइल को प्लेस किया गया। सेकेंडरी कॉइल है एंड ये प्राइमरी कॉइल है। ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल, जो कि एक प्राइमरी कॉइल कॉइलिंग के बाद एक सेकेंडरी कॉइल उसके ऊपर कॉइलिंग की गई है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोर का वेरिएशन करते हैं और आगे पीछे करते हैं तो हमारा फ्लक्स लिंक जो होता है वो भी कम और ज़्यादा होता है। तो कोर के वेरिएशन से कोर को भी वेरी किया जाता है, तो हमारा यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में भी एनर्जी का वेरिएशन दिखता है। तो इस तरीके से हम इंडक्टिव टाइप के ट्रांजिस्टर भी डिफरेंट शेप एंड साइज एंड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हम उसका डिज़ाइन करते हैं, जिससे फ्लक्स में वेरिएशन के साथ हम कोर का वेरिएशन या कोर के मूवमेंट के अकॉर्डिंगली भी हम यहाँ पर फ्लक्स लिंक को कम और ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारा एनर्जी में जो भी वेरिएशन दिखता है, जो इंडक्टिव EMF होता है वो उसमें वेरिएशन दिखता है। तो इस तरीके से हम एक फिजिकल पैरामीटर्स को हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये सब जो प्रिंसिपल है, इससे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, वैसे ही प्रेशर के लिए, फोर्स मेजरमेंट के लिए, टॉर्क मेजरमेंट, और इस तरीके से बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसको हम इस इंडक्टिव टाइप के ट्रांजिस्टर के थ्रू हम इसको डिज़ाइन करते हैं।
तो अब हम यहाँ तक हमने देख लिया कि कितने प्रिंसिपल होते हैं, जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम नाम के हिसाब से एप्लीकेशन जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर हम देखेंगे कि हमारे पास कितने ट्रांसड्यूसर हैं और वो किस किस प्रिंसिपल से बिलोंग करते हैं और उसमें कौन कौन से तरीके होते हैं, किस किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम कितने ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन किए उसके नाम के साथ और उसके एप्लीकेशन, रेंज और एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें हम नेम के आधार पर हम यहाँ पर आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर आपको बताऊँगा।